नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है ससुराल नहीं जाऊंगी। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। 2 दिन बाद ही सुभदा का विवाह है। आज मेहंदी की रस्म के लिए आमंत्रित ही हुई सखियां ढोलक की थाप पर झूम रही थी। मंगल गीत गाए जा रहे थे। उसके सपनों का राजकुमार प्रभात बारात लेकर के आएगा और सुभदा 7 फेरों के बंधन में बंध करके हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। सखियों से घिरी सुभदा के हाथों व पैरों में मेहंदी रचाई जा रही थी। हाल में धीमा सा मधुर संगीत गूंज रहा था। खुशनुमा वातावरण में चाय नाश्ता, सखियों का थिरकना, मेहंदी रचवाना आदि सारे कार्य संपन्न हो रहे थे। सुभदा एक तरफ तो प्रिय मिलन की सतरंगी सपनों में खोई हुई थी, दूसरी तरफ इस शुभ अवसर पर अपनी प्रिय सखी लीना की अनुपस्थिति से उसके मन के एक कोने में उदासी की बदली सी छाई हुई थी। रह रह करके विचारों का सैलाब सा उठ रहा था कि आखिर क्या कारण है जो लीना उसकी शादी के महत्वपूर्ण आयोजन में भी शामिल ना हो सकी। सुभदा ने उसे निमंत्रण पत्र भेजने के साथ ही 1 सप्ताह पहले आने का अनुरोध किया था। फोन पर तो उसने उत्साहपूर्वक अपनी सहमति भी दी थी, मगर जब दूसरी बार बात की तो उसने इतना ही कहा था, सुभी, अगर मैं ना आ सकूं तो बुरा ना मानना। तुम तो जानती ही हो कि मैं यहाँ कितनी विपरीत परिस्थितियों में घिरी हुई जी रही हूँ। हो सकेगा तो सुमेर के साथ एक दिन के लिए आ जाऊंगी। मेरी अनंत शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ हैं। ईश्वर प्रार्थना है कि वो तुम्हारी झोली खुशियों से भर दें। लीना के इस तरह बोलने के अंदाज से ही सुभदा के मन को शंकाओं ने घेर लिया था। एक गहरी सांस लेकर के सुभी ने अपनी मेहंदी भरे उस हाथ को निहारा जिसके बीचों बीच मेहंदी से प्रभात का नाम लिखा हुआ था। उसे लगा जैसे वो मुस्कुरा करके कह रहा हो, सुभी डियर, क्या सोच रही हो? आज के दिन भी कोई उदास होता है क्या? सुभी ने चौंक करके आसपास देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। उसकी सहेलियों की हंसी ठिठोली अचानक ना जाने क्यों खुसुर फुसुर में बदल गई थी। वे उससे काफी दूर झुंड बना करके किसी चर्चा में लगी हुई थी। सुभदा को उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी तो उसे थोड़ी झल्लाहट सी हुई कि आखिर ये सब उसे नजरअंदाज क्यों कर रही हैं। जरूर कुछ बात छिपाई जा रही है। उसने बेसब्र हो करके अपनी मुंह लगी सहेली चित्रा को आवाज दे करके बुलाया और पूछा। वो टाल मटोल करने लगी। अब तो सुभी को यकीन हो गया कि अवश्य कुछ अप्रिय घटना हुई है। उसने चित्रा को अपनी कसम खिला करके सच बात जानने को कहा तो वो रो पड़ी और सुबकते हुए खुलासा किया कि लीना ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। यह बात उसे नम्रता ने बताई, जो उसे इधर आते हुए रास्ते में पड़ने वाली लीना की बिल्डिंग के बाहर मिली थी। नम्रता को वहां भीड़ देख करके लोगों से पूछने पर मालूम हुआ, हम तुम्हें यह बात नहीं बताना चाहते थे। तुमने अपनी कसम क्यों खिलाई सुभी? तुम्हारा विवाह होने वाला है। अब तुम्हें यह स्वयं पर नियंत्रण रखना ही होगा। ईश्वर की इच्छा के आगे किसी का बस भी तो नहीं चलता है। चित्रा की बातें सुन करके सुभदा की तो जैसे सांसें ही थम गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। फिर रोते सुबकते हुए बोली, यह तुम क्या कह रही हो चित्रा? लीना जैसी दिलेर लड़की आत्महत्या कैसे कर सकती है? मैं भी यही सोचती थी सुभी, मगर कहते हुए चित्रा की आंखों में आंसू आ गए। सुभी की दुख के अतिरेक से आंखें मुदती चली गई और उस अंधेरे में बीते दिनों के चित्र प्रतिबिंब होने लगे। सुभी और लीना मुंबई महानगर की एक ही टाउनशिप में रहती थी। उनके फ्लैट अलग अलग बिल्डिंग में आसपास ही थे। बचपन से ही एक ही विद्यालय में पढ़ने के कारण उनकी आपस में गहरी दोस्ती हो गई थी। स्कूली शिक्षा के बाद वे एक ही कॉलेज में दाखिला लेकर के कॉलेज के ही लड़कियों के हॉस्टल में रहने लगी थी।
ग्रेजुएशन के बाद दोनों सखियों को अलग अलग कंपनियों में जॉब भी मिल गया था। आधुनिक परिवेश में पली बढ़ी लड़कियां अपने अधिकारों के प्रति सजग होती ही हैं। ऊपर से महानगर की हवनकों और अधिक पंख फैलाना सिखा दिया है। लेकिन लीना और सुभी आधुनिकता की हवा से कोसों दूर अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त रहती थी। हाँ, अपने अधिकारों के प्रति सजग अवश्य थे। उनमें अक्सर चर्चा हुआ करती थी कि वे विवाह अपने माँ पिता की पसंद के लड़के से और मुंबई में ही करेंगी, ताकि आने समय में अपने माता पिता की भी देखभाल कर सकें, मगर ससुराल की बंदिशों के बोझ से अपनी जिंदगी को कभी बोझिल नहीं बनने देंगी। लेकिन जब मन की कोरी किताब पर किसी का प्रेम अपने हस्ताक्षर कर देता है तो किताब के बाकी कोरे पन्ने खुद ब खुद कथा लिखते चले जाते हैं। जॉब के दौरान लीना के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसका परिचय कार्यालय के ही एक हम उम्र सहकर्मी सुमेर से हुआ और उनका मित्रवत मेल जोल आगे बढ़ करके नए रिश्ते में परिवर्तित होने लगा और उन्होंने हमेशा के लिए एक बंधन में बंधने का निर्णय ले लिया था। सुमेर के पिता का कुछ समय पूर्व ही देहांत हो चुका था। मुंबई की ही एक सोसाइटी में उनका अपना फ्लैट था। उसकी मां ने पति की मृत्यु के बाद उनके बीमे की रकम से फ्लैट के एक कमरे में ही ब्यूटी पार्लर खोल करके सुमेर की शिक्षा पूरी करवाई। अब चूंकि सुमेर की नौकरी लग गई थी तो उसके विवाह के रिश्ते भी आने लग गए थे। सुमेर ने जब मां को लीना के बारे में विस्तार से बताया तो उसने लड़की की पारिवारिक पृष्ठभूमि से संतुष्ट हो करके सहमति दे दी और लीना के घर वालों से मिल करके बात पक्की कर ली। नौकरी की व्यस्तता और अचानक यह सब घटित होने के कारण लीना यह बात सुभद्रा को नहीं बता सकी थी। अतः छुट्टी के दिन उसके घर जा करके मोबाइल में सुमेर के ढेर सारे चित्र दिखाए और सारी बातें विस्तार से बता करके विवाह तय होने की जानकारी दी। लीना का चयन निश्चित ही श्रेष्ठ था। सुभी ने उसे गले से लगा लिया और नए सुखमय जीवन के लिए दिल से बधाई तथा शुभकामनाएं। इस तरह शीघ्र ही लीना विवाह करके ससुराल चली गई। उसका ससुराल अलग इलाके में होते हुए भी अधिक दूर नहीं था, अतः वो हर सप्ताह अपने मम्मी पापा से मिलने अवश्य आती थी और सुभद्रा से मिले बिना वापस नहीं जाती थी। शादी के बाद उसके सौंदर्य में खूब निखार आ गया था। वो सुभद्रा को सुमेर के साथ आपसी प्यार से परिपूर्ण किस्से खूब चाव से सुनाती थी, मगर यह सब 4 दिन की चांदनी थी। अब लीना जब भी आती सुभी को गुमसुम ही नजर आती थी। सुभी उसे कुरेद करके पूछती तो वो यह सोच करके टाल देती कि यह सब बात कहीं उसके माँ पिता के कान में ना पड़ जाए। इस तरह 2 वर्ष बीत गए। लीना का आना भी धीरे धीरे कम होने लगा। इस बीच सुभी का रिश्ता भी मुंबई के ही एक उप महानगर में रहने वाले प्रभात सिन्हा से तय हो गया और शीघ्र ही विवाह की तिथि भी पक्की कर ली गई। सुभी लीना को यह शुभ समाचार देने को व्याकुल थी। इस बार लीना लंबे समय बाद मायके आई थी। वो जब सुभी से मिली तो सुभी उसे देख करके हैरान रह गई। हमेशा चहकने और खिली खिली रहने वाली लीना गुमसुम और काफी कमजोर नजर आ रही थी। पूछने पर वो रो पड़ी और सुभी के दबाव बनाने पर रोते रोते बताया था कि 3 महीने हुए हैं उसे गर्भवती होने से उसका स्वास्थ्य गड़बड़ रहने लगा है, जिससे घर के हालात काफी बिगड़ गए हैं। मायके भी इसी वजह से आना नहीं हुआ। वो इस उम्र में माँ पिता को मानसिक कष्ट नहीं देना चाहती। शादी के बाद उसने आरंभ से ही रसोई के लिए एक महिला बावर्ची राधा तथा अन्य कार्यों के लिए अलग महरी नियुक्त कर ली थी। राधा के आते ही सास सुभद्रा देवी से पूछ करके वो अपने देख रेख में भोजन तैयार करवाती और फिर रात के भोजन के लिए शाम को ही उसे आने की हिदायत दे करके अपना तथा सुमेर का भोजन टिफिन पैक करके सुमेर के साथ ही कार्यालय के लिए निकल जाती थी। शाम को घर आते ही थकी होने के बावजूद सब के लिए भोजन परोसती और रसोई सहेज करके सुबह की तैयारी करके ही सोने के लिए जाती थी। लेकिन जब सास वसुधा देवी राधा के हर कार में मीन मेख निकालने लगी थी और सुमेर से शिकायत करती, वो चाहती थी कि खाना लीना को ही बनाना चाहिए। उसने भी आज तक कामकाजी होने के बावजूद स्वयं रसोई संभाली है।
तो बहू क्यों नहीं कर सकती है। सुमेर पहले तो माँ को समझाता रहता था कि घर में काम करने और दफ्तर में पूरा दिन कार्य करने में बहुत अंतर है, लेकिन माँ के जिद पकड़ लेने पर जब एक दिन अकेले में सुमेर ने लीना से कहा, लीना डियर, तुम ही समायोजन करने का प्रयास करो, मैं माँ की शिकायत से परेशान रहने लगा हूँ। यह तुम कैसे कह रहे हो सुमेर, क्या मैं इंसान नहीं हूँ जो दोहरा बोझ लाद करके चलूं? माँ जी को अगर राधा का काम पसंद नहीं है तो वे अपने लिए स्वयं भी तैयार कर सकती हैं। मैं ऐसा जवाब माँ को नहीं दे सकता लीना, तुमसे नहीं बने तो नौकरी छोड़ दो, वैसे भी मेरी आमदनी परिवार के लिए बहुत काफी है। फिर जब सुमेर ने ही साथ नहीं दिया तो लीना का दिल टूट गया। उसके संस्कार ऐसे नहीं थे कि पति का विरोध करके रिश्ते में दरार पैदा कर ले, इससे उसके मम्मी पापा भी व्यर्थ में परेशान होंगे। अतः उसने नौकरी के साथ साथ दोनों समय का खाना बनाना भी आरंभ कर दिया। इस तरह कुछ समय सरक गया और लीना गर्भवती हो गई। अब उससे नौकरी के साथ ही घर के कार्य नहीं हो पाते थे, अतः उसका स्वास्थ्य कमजोर रहने लगा था। आखिर मन मार करके उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन पूरा दिन घर में रह करके भी उसे आराम तो नसीब नहीं हुआ, बल्कि सास की फरमाइशें बढ़ने लगी। सुमेर के दफ्तर जाते ही उसका तानाशाह रुख शुरू हो जाता था और वो उसे ताने तुनकों से छलनी किया करती थी। आराम करने के लिए कमरे में जाते ही उसकी पार्लर में आने वाली महिलाओं के लिए चाय नाश्ते के लिए पुकार आरंभ हो जाती थी। लीना पति को बिना बताए सब कुछ चुपचाप झेलती रहती और सास के ऊपर कभी गुस्सा नहीं करती। सुमेर की माँ के आगे बिल्कुल नहीं चलती थी, वो सुमेर को छोड़ नहीं सकती थी और सुमेर माँ को अकेली कैसे छोड़ दे। सुमेर के साथ यह उसका प्रेम विवाह था। उसने लीना की माँ के शुष्क स्वभाव के बारे में पहले ही बता दिया था, मगर लीना को विश्वास था कि अपने मृदु व्यवहार से उनका दिल जीत लेगी। लेकिन अब उसे एहसास होने लगा था कि परिस्थितियों को बदलना इतना आसान नहीं है। उसका शांत रहना भी सास को चुभता था और वो लीना के झगड़ने के लिए उकसाती थी ताकि सुमेर के सामने उसे नीचा दिखा सके। वो लीना को एक पल भी बैठने ना देती और कुछ ना कुछ आदेश दिया करती। सुमेर के ध्यान न देने और अपने अधिकारों का हनन होते देख करके विवश हो करके उसने पारिवारिक अदालत में अपनी समस्या के समाधान के लिए सास से अलग रहने के लिए अर्जी दे दी। उसके बाद उन तीनों को न्यायालय के परामर्श केंद्र में बुला करके काउंसलिंग द्वारा समझाइश दे करके वापस भेज दिया गया। घर पहुंच करके तो सास और भी बिफर पड़ी, शेरनी की तरह उल जुलूल व्यवहार करने लगी थी। सुमेर ने भी माँ के खिलाफ कुछ सुनने से इनकार कर दिया था। उसकी दास्तान सुन करके सुभी चिंतित हो गई और उसने लीना को एक बार फिर अर्जी दे करके अपनी अपनी मांग दोहराने की सलाह दी, लेकिन लीना ने बताया था कि सुमेर ऐसा नहीं चाहता था। अब वो बच्चे के जन्म तक सब्र करके समय निकाल लेगी, फिर हो सकता है परिस्थितियों में कुछ सुधार आ जाए। सुभदा ने उसे फोन पर बात करते रहने की हिदायत दे करके विदा किया था। सुभी को यह आभास नहीं था कि उनका यह मिलना और विदाई अंतिम थी। सुभदा को संदेह ही नहीं, पूरा विश्वास था कि लीना ने सास प्रताड़नाओं से परेशान हो करके ही यह कदम उठाया होगा। किसी तरह रुलाई रोक करके सुभी सहसा माँ को जोर से आवाजें लगाने लगी। बेटी की ऊंची आवाज से माँ पिताजी दोनों ही तुरंत वहां आ गए। विनीता देवी ने बेटी को रोते हुए देखा तो समझ गई कि उसे लीना वाली घटना का पता चल चुका है। उसने बेटी को गले से लगा करके धैर्य बंधाते हुए कहा, मन भारी ना करो बेटी, हम सबको लीना के दुखद अंत पर बहुत अफसोस है, लेकिन ईश्वर की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती है। नहीं माँ, यह ईश्वर की इच्छा नहीं है, शैतान सास की सोची समझी चाल है। मेरी सखी इतनी कमजोर दिल नहीं थी, लेकिन जो कुछ हुआ है उसने मुझे सोचने पर विवश कर दिया है। मैंने तय किया है कि मैं ससुराल नहीं जाऊं। बेटी की बात सुन करके पिता अरविंद सिन्हा के चेहरे का रंग ही उड़ गया। हकबका करके बोल पड़े,
तुम यह क्या कह रही हो बेटी? घर मेहमानों से भरा हुआ है। लीना की आत्महत्या के दोषियों को सजा अवश्य मिलेगी, मगर तुम इसके लिए क्यों अपना सुख और हमारा चैन छीनना चाहती हो? और यह आवश्यक नहीं कि हर सास बुरी हो। समाज में ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं जहां सास ससुर की अच्छाई भी बहुओं को खटकती है और वे कोई ना कोई बहाना बना करके अलग परिवार बसा लेती हैं। यह भी हो सकता है, लेकिन अच्छे व्यवहार के साथ भी अगर बहू को स्वतंत्रता ना मिले जिसकी उसे अपेक्षा होती है तो भी मनमुटाव आ ही जाता है। आखिर सास बहू में एक पीढ़ी यानी लगभग 25 वर्ष का समांतर होता है और उनकी सोच भी उसी काल के अनुरूप चलती है जब परिवार बड़े अधिक संतान वाले होने से लड़कियों को शिक्षा से अधिक घरेलू काम काज में पारंगत होना आवश्यक होता था। एक प्राचीन काल की 12 बच्चों को पालने संभालने वाली सास और आज 1 या 2 को बड़ा करने वाली सास में कोई अंतर नहीं है। यह आज भी क्यों पुरानी लकीरों की फकीर बनी हुई हैं? क्यों नहीं अपना अतिरिक्त समय और ऊर्जा अपने स्वास्थ्य पर खर्च करके बहू को बंधन मुक्त कर सकती? पिताजी, अगर समाज चाहे इन बातों को गंभीरता से ना ले, मगर मुझे ऐसा कोई प्रयोग नहीं करना है जिससे मेरी जिंदगी दांव पर लग जाए। बिटिया, क्या हमारी संस्कृति के कोई मायने नहीं है? मेहमान सुनेंगे तो क्या कहेंगे? संस्कार या संस्कृति के नाम पर ये नियम केवल बेटियों के लिए ही क्यों बनाए गए पिताजी? आज तो बेटा हो या बेटी अपने माँ पिता की इकलौती संतान हो सकते हैं। लीना भी परिवार में इकलौती बेटी थी और मैं भी आपकी इकलौती बेटी ही हूँ। हमारे माँ पिता भी अकेले में इसी परिस्थिति के शिकार हो सकते हैं। उन्हें भी देख रेख की आवश्यकता हो सकती है। फिर आपके समाज ने पुत्रों के माँ पिता को ही बहुओं पर शासन करने का अधिकार क्यों दिया हुआ है? क्या पुत्रियों के माँ पिता इसी तरह दामाद पर शासन कर सकते हैं? आज आप देख ही रहे हैं ना, आपके आदर्श आपकी संस्कृति किस तरह धरे रह गए। लीना तो एक नन्ही जान के साथ अपनी जान से गई ही, उसके माँ पिता की क्या हालत हुई होगी। आखिर वो उनकी इकलौती संतान जो थी। लेकिन बेटी, समाज को एकदम बदलना इतना आसान नहीं है। जो कहते हैं वे भी करने के लिए आगे नहीं आते, मगर मैं समाज को बदलने का प्रयास अवश्य करूंगी पिताजी, चाहे मुझे आजीवन विवाह न करने का संकल्प लेना पड़े। स्त्रियों के शोषण के नियम तो नर समाज ने स्वयं ही बनाए हैं। फिर जब सास ससुर के मामले सर चढ़ करके बोलने लगते हैं तो स्त्री को ही स्त्री की दुश्मन ठहरा करके यही समाज अपना पल्ला क्यों झाड़ लेता है? जरा इतिहास पर नजर डालिए पिताजी, क्या पुरुष भी पुरुष के दुश्मन नहीं होते हैं? यानी मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थो। अगर आज की पढ़ी लिखी बालाएं उनकी इन चालाकियों और कुटिल चालों को अब बालाएं बन करके मात देने में सक्षम हैं, जब कानून ने आज नारी को हर क्षेत्र में समानता के अधिकार दिए हैं, तो फिर यह समाज उसका पालन क्यों नहीं करता? क्या ऐसा करना भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है? स्पष्ट है कि संस्कारों की आड़ में आज भी नर समाज नारी के अधिकार हनन करना अपना अधिकार मानता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस मामले में मैं भी समान अधिकार चाहती हूँ। अब वो जमाना नहीं रहा जब बेटियों को सिर्फ घरेलू काम काज इसलिए सिखाए जाते थे कि उन्हें ससुराल में बहुरानी कम नौकरानी अधिक बन करके रहना होता था। आज माँ पिता के लिए बेटियों को उच्च शिक्षित बनाना ही प्राथमिकता है, ताकि वे आत्मनिर्भर हो करके हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो। बेटियां भी दहेज से मुक्त और सास की कैद से आजादी ही चाहती हैं पिताजी, और मैं भी। यह शादी अब सिर्फ एक ही शर्त पर हो सकती है कि जिस तरह शादी के बाद मुझे विदा किया जाएगा, उसी तरह प्रभात को भी उसके माता पिता को विदा करना पड़ेगा। बेटियों के लिए बबूल बोने वाले समाज को अब उसके कांटों की चुभन भी सहन करनी पड़ेगी। कहते हुए सुबदा रो पड़ी। बड़ी अजीबो गरीब शर्त है तुम्हारी सुभी। ऐसा भी कभी हुआ है? बुजुर्ग दंपत्ति में से किसी एक के रह जाने के बाद उसकी देखभाल कौन करेगा? जो कभी नहीं हुआ वो अब हुआ करेगा पिताजी। संतान अगर चाहे तो अपने माँ पिता को, फिर वे बेटी के माँ पिता हो या बेटे के,
निकट रख करके भी उनका पूरा ध्यान रखा जा सकता है। इससे बेटियों के माता पिता को भी वर पक्ष के आगे कभी अपमानित नहीं होना पड़ेगा। सुबकते हुए सुभदा बोली, तुम्हारी बात में वजन तो है बेटी, लेकिन मैं समधी जी के आगे तुम्हारी शर्त कैसे रखूं समझ नहीं आता। कहते हुए सिन्हा जी चिंतातुर मुद्रा में वहां से उठ करके चले गए। माँ सुभदा को चुप कराने में लगी रही। विधि में स्नातक अभिजीत वर्मा पारिवारिक जिला कोर्ट में सरकार की तरफ से काउंसलर के तौर पर नियुक्त थे। अपने वर्षों के अनुभव से वे जितने भी केस कोर्ट के दिशा निर्देश काउंसलिंग द्वारा सुलझाते थे, वे समाचार पत्रों की सुर्खियां तो तत्काल बन जाते थे। लेकिन वही केस 2-2, 3-3 बार वापस आने के बाद भी उलझे हुए रह जाते थे। उनको समझ में नहीं आता था कि आखिर उनसे गलती कहाँ होती है। ऐसे ही एक केस की परिणति में बहू द्वारा फांसी लगा करके आत्महत्या का वाकया आज ही जब समाचार पत्र में उन्होंने पढ़ा तो सास बहू का नाम चित्र के साथ देख करके उनका कलेजा मुंह को आ गया। उनके सामने अपनी कार्यशैली के प्रति अनेक सवाल खड़े हो गए। लीना नाम पढ़ते ही वे जान गए कि जिस सास बहू की काउंसलिंग कराने के बाद उन्होंने समझौता करवाने का प्रयास किया था, यह दुखद घटना उसी प्रयास का दुष्परिणाम है। कोर्ट से उन्होंने 4 दिन की छुट्टी ली। 2 दिन बाद ही उनके इकलौते बेटे का विवाह, घर में खुशी का माहौल, मंगल कार्य संपन्न हो रहे हैं। बैठक में मेहमानों की हंसी ठिठोली चल रही है। ऐसे में यह दिल दहला देने वाला समाचार पढ़ करके उनका दिल अपराध बोध से भारी हुआ जा रहा था। वे मेहमानों की नजर बचा करके अपने कमरे में आकर के चिंतन की मुद्रा में लेट गए। तभी अचानक उनका मोबाइल बज उठा। देखा तो समधी जी का नंबर था। कुछ संयत हो करके उन्होंने मोबाइल कान से लगाया तो उधर से सिन्हा जी की डूबी हुई आवाज में कह रहे थे, अभिवादन वर्मा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मगर कैसे कहूँ, जुबान साथ नहीं दे रही है। ऐसी क्या बात हो गई सिन्हा जी? आप बेफिक्र होकर के बताइए। शादी की तैयारियां तो पूरी हो चुकी होंगी ना? जी वो सब तो हो चुका है, मगर क्या है कि आपने मुंबई की एक बहू द्वारा आत्महत्या का समाचार तो पढ़ा या सुना ही होगा। जी हाँ, पढ़ करके बहुत अफसोस हुआ। ईश्वर मृतका की आत्मा को शांति प्रदान करे, मगर आप इतने विचलित क्यों लग रहे हैं? कोई परेशानी तो नहीं है? बात परेशान करने वाली ही है जी। मृतका लीना मेरी बेटी की अंतरंग सखी थी। इस समाचार ने उसे काफी उद्वेलित कर दिया है। उसका कहना है कि लीना के मृत्यु की जिम्मेदार उसकी सास ही हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है वर्मा जी कि सुभी बेटी ने शादी के बाद विदा हो करके ससुराल जाने से साफ इनकार कर दिया है। वो कहती है कि शादी के बाद वो केवल पति गृह जाएगी। प्रभात के माता पिता को मेरी तरह बेटे की भी विदाई करनी पड़ेगी, अन्यथा वो शादी नहीं करेगी। अब आप ही बताइए इस स्थिति का सामना मैं किस तरह से करूं? वर्मा जी तो पहले ही अपराध बोध के बोझ से छटपटा रहे थे। समधी जी की बात से यह जान करके कि लीना उसकी बहू की सहेली थी, उनकी छटपटाहट कई गुना बढ़ गई। उनका दिमाग कुछ पल खामोश रह करके मामले का विश्लेषण करने में गुम हो गया। उन्हें अपनी बहू की मांग से समझ में आ गया कि उनसे गलती कहाँ होती है। सुभदा के निर्णय ने उनकी कार्यशैली पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उन्होंने तय कर लिया कि इस तरह के मामले में अब वे सास बहू को सुलह करने की समझाइश कदापि न देंगे, बल्कि बेटे पर ही गृहस्थ अलग करने का दबाव बनाएंगे। वे सास बहू को तलाक तो नहीं करवा सकते, लेकिन उनके इस निर्णय से निश्चित ही पति पत्नी के आपसी तलाक के मामले में भी कमी हो जाएगी। पहले लगता था कि पति पत्नी के बीच तलाक के मामले उनकी आपसी वजह से होती है, लेकिन कुछ वर्षों से परिवार परामर्श केंद्र में पति या परिवार से अलग होने के लिए अर्जी लेकर के आने वाले अधिकांश महिलाएं पति से नहीं सास और ननद के तानों से परेशान होने के कारण परिवार से अलग होने की मांग लेकर के आ रही थी। सर्वेक्षणों के अनुसार भी पति पत्नी में तलाक के कारणों में अधिकांश मामले सास बहू के बीच की अनबन होने के ही होते थे। अतः वे कुछ त्वरित निर्णय लेते हुए बोल पड़े, ओह सिन्हा जी, लीना के दुखद अंत का जिम्मेदार कुछ हद तक मैं भी हूँ, क्योंकि उसकी पारिवारिक अदालत में सास से अलग होने की अर्जी पर सुलह मैंने ही करवा के वापस भेजा था।
इस तरह मैं भी कमोबेश सुभी बेटी का अपराधी हूँ, जो आश्वस्त पुरातन कुप्रथाएं बेटियों का जीवन लीलती रहें, उनका विलय और स्वास्थ्य नूतन प्रथाओं का उदय आज के परिक्षेप में अति आवश्यक है और इसका सूत्रपात मैं अपने ही घर से करूँगा। मुझे सुभी बेटी की शर्त स्वीकार है, वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। शादी के बाद औपचारिक रस्मों का निर्वाह करके कुछ दिन में उनके लिए उचित व्यवस्था करके उन्हें बाकायदा समारोह में आयोजित करके विदा कर दिया जाएगा। आप निश्चिंत हो करके आगे बढ़ें, लेकिन बिटिया से कहिएगा कि यह बात प्रभात के कान में नहीं पड़नी चाहिए, वरना हो सकता है वो विरोध करने पर उतर आए। मैं उसे उचित समय पर शांति से सब समझा दूंगा। सिन्हा जी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि समधी जी बात को इतने हल्के में लेंगे। खुशी खुशी पत्नी को यह बात बताई तो उसका मन भी हल्का हो गया और बेटी को यह बात बता करके आश्वस्त करके वे आगे की तैयारी में लग गए। विवाह समारोह निर्विघ्न संपन्न हो गया और सुभदा दुल्हन बन के ससुराल आ गई। देर रात तक विवाह के बाद होने वाली रस्में निभाते निभाते थक चुकी सुभी को सुगंधित फूलों से सजे धजे शयन कक्ष में पहुंचा दिया गया। यह उसकी सुहाग रात थी और वो सिकुड़ी सिमटी सुहाग सेज पर बेसब्री से प्रभात के आने का इंतजार कर रही थी। उसके मन में सौ शंकाएं कुशंकाएं लिए स्वयं से ही तर्क वितर्क में उलझा हुआ था। वो सोच रही थी कि प्रभात को ससुर जी ने उसकी शर्त के बारे में अब तक तो नहीं बताया होगा। अब विवाह तो हो चुका है और सुभदा का उसने तन मन से विवाह की पवित्र अग्नि के सम्मुख रस्मों और कस्मों के साथ अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करके उसकी सुरक्षा और सम्मान बनाए रखने का संकल्प लिया है। फिर भी पता चलने पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। इस पुरुष प्रधान समाज में क्या वो उसे हर क्षेत्र में समान अधिकार देने के लिए मन से तैयार हो जाएगा। फिर वो यह सोचकर निश्चिंत हो जाती है कि उसकी मान स्वाभाविक है, अनुचित नहीं है और ससुर जी को बेटे पर पूरा विश्वास होगा। तभी तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह आश्वस्त करके ही आगे बढ़ने को कहा था। अतः उसे अब निडर हो करके हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और उसके ओंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। कुछ ही देर में जब प्रभात ने कमरे में प्रवेश किया तो सुभी ने अपनी बेकाबू होती धड़कनों को बड़ी मुश्किल से संभाला और अपनी नजरें झुका ली। प्रभात ने शेष बची हुई रात्रि में पूरे मान सम्मान के साथ सुभी को अपने प्यार के रंग से रंग लिया। अगले दिन से मेहमानों का प्रस्थान होता गया और जब सभी मेहमान विदा हो गए, रिश्तेदारों की देख रेख में सुभी को रसोई घर में प्रवेश का शगुन भी पूरा हो चुका था। अब जब घर में केवल 4 प्राणी ही शेष रह गए तो काम वालियों के होते हुए भी वर्मा जी ने सुबह का चाय नाश्ता प्यार भरे अनुरोध के साथ सुभी को बनाने के लिए कहा और सबको बैठक में आवश्यक चर्चा के लिए उपस्थित रहने की हिदायत दी। सुभी तो चर्चा का मकसद तुरंत समझ गई, लेकिन उनकी धर्म पत्नी प्रभा देवी और प्रभात मन ही मन कयास लगाते रहे। सबके एकत्र होते ही चाय की चुस्कियों के साथ वर्मा जी बेटे से मुखातिब होकर के बोले, प्रभात बेटे, मुझे तुमसे कुछ विशेष बात करनी है, इसलिए सबको एक साथ बुलाया है। जी पिताजी, अवश्य। मुझे गर्व है कि सुभी बेटी मेरे घर की बहू बन करके आई है, लेकिन उसका आगमन एक शर्त पर हुआ है जिसे पूरा करने का मैं वचन उसे दे चुका हूँ, जो तुमसे संबंधित है। लेकिन यह बात बिटिया भी नहीं जानती। मैंने वो वचन उसे तुमसे बिना चर्चा किए अथवा बिना सहमति के किस आधार पर दिया है। वैसे तो यह एक लंबा किस्सा है जिसकी कड़ियां हम दोनों समधियों के परिवार से अनजाने में जुड़ गई, लेकिन इस रिश्ते ने मेरे मन का खोया हुआ सुकून वापस लौटा दिया। कहते हुए वर्मा जी ने बारी बारी सब की ओर देखा। आगे बोलिए पिताजी, प्रभात ने उत्सुकता दिखाते हुए कहा। बेटे, या तो तुम जानते ही हो कि मेरा पेशा कितनी उलझनों वाला है और किस दिनों पहले हुए मुंबई की एक युवती लीना की आत्महत्या से तुम भी अनभिज्ञ नहीं हो। जी पिताजी। तो बेटे, असल बात यह है कि उस दुर्घटना का कुछ हद तक मैं भी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि लीना की फरियाद
2 बार कोर्ट में आने के बाद उसे और उसकी सास को मेरे पास काउंसलिंग के लिए भेजा गया था। और चूंकि मेरे पैसे की प्राथमिकता दोनों पक्षों को समझा बुझा करके समझौता करवाने का है, अतः मैंने भी दोनों बार यही किया, जिसका परिणाम इतने भयंकर रूप में सामने आएगा यह मुझे भी अंदाजा नहीं था। वर्मा जी की बात सुन करके सुभदा हक्की बक्की उनका मुंह ताकती रह गए, लेकिन प्रभात बोला, मगर पिताजी इसमें आपका तो कोई दोष नहीं है, आपका कार्य तो कोर्ट के निर्देशानुसार ही होता है ना। यह बात सही है, मगर इस बार ना जाने क्यों मैंने स्वयं को भी दोषी पाया है। अदालत का रवैया रिश्तों को बचाने का प्रयास करने का होता है, पर जब इस रवैये से रिश्ते इस कदर तार तार हो करके किसी बेकसूर का जीवन ही ले लें, तो इस व्यवस्था पर सवालिया निशान लगना स्वाभाविक ही है। घर में विवाह का आयोजन था और मैं इस दुर्घटना से पहुंचे इस मानसिक आघात से उबरने का प्रयास कर ही रहा था कि समधी जी के अचानक आए फोन से जब पता चला कि लीना मेरी होने वाली बहू सुभी की अंतरंग सखी थी और उसकी आत्महत्या से सुभी बिटिया को इतना आघात पहुंचा है कि उसका लड़कियों का विदा हो करके ससुराल जाना ही पुरुष समाज की साजिश के अंतर्गत महसूस होने लगा और उसने ससुराल जाने से अपने माँ पिता से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब आधुनिक परिवेश में पली बढ़ी और पढ़ी लिखी नारी को पुरुष के समान कानूनी अधिकार दिए गए हैं, तो सिर्फ लड़कियां ही क्यों विदा हो करके ससुराल जाएं, जहां उसकी गृहस्थी ही तहस नहस हो जाने की शंका सदैव बनी रहती है। क्यों ना बेटे को भी उनकी तरह माँ पिता सुखद गृहस्थी का आशीर्वाद दे करके बहू के साथ विदा करें। तो बेटे, सुभदा बिटिया ने भी माँ पिता के समझाने पर इसी शर्त पर विवाह करना स्वीकार किया है कि विवाह के उपरांत पति के साथ अपनी स्वतंत्र दुनिया बसाने के लिए तुम्हें भी उसके साथ हम विदा करें। मुझे लगा कि यह सब मेरे लिए भी पश्चाताप का उचित अवसर है और मैंने समधी जी को मनोस्थिति और सुभदा बिटिया की मानसिक पीड़ा को महसूस करके तत्काल निर्णय ले करके सुभी बिटिया की शर्त स्वीकार कर ली है और तुम्हें ना बताने का अनुरोध भी किया ताकि विवाह का मंगल कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। मैं जानता था बेटे कि तुम मेरे मन की दशा समझ करके मेरे निर्णय का विरोध नहीं करोगे। तुम्हें भी जॉब के सिलसिले में हो सकता है कंपनी प्रमोशन दे करके किसी अन्य शहर में स्थानांतरित कर दे। उस स्थिति में भी तो तुम्हें हम प्रसन्न हो करके विदा करेंगे ही। और जिन माँ पिता के पुत्र पुत्री पढ़ाई के लिए विदेश जा करके वहीं अपना बसेरा बना लेते हैं, उन्हें भी तो अपने बलबूते पर जीवन बिताना होता है। और यदि पुत्र अपने पिता के व्यवसाय से जुड़ करके परिवार के साथ रहता भी हो, तो वहां पुत्र के विवाह के बाद सास बहू में मनमुटाव चलता ही रहता है। फिर चाहे गलती किसी की ना भी हो तो बारीकी से खोज निकाली जाती है, जो और सास बहू के मनमुटाव से पुत्र अथवा पति का भी अपना मानसिक संतुलन डगमगाने लगता है और इस तरह की दुर्घटनाओं की आशंका जन्म लेने लगती है। सुभदा बेटी ने बिल्कुल खरी बात कही और मैंने उसकी बात का मर्म समझ करके ही एक नई परंपरा का सूत्रपात अपने घर से करने का निर्णय लिया है। तो क्या पिताजी आपने सुभदा से मेरा विवाह घर से रिश्ता तोड़ने की शर्त पर किया है? कुछ खिन्न मुद्रा में प्रभात बोला। नहीं बेटे, रिश्ता तोड़ने नहीं बल्कि मजबूती से जोड़ने के लिए मैंने यह कदम उठाया है। इस बात को तुम अभी नहीं समझ सकोगे। कल सुभदा पग फेरे के लिए मायके जाएगी, अतः अभी इतना ही बहुत है। उसके वापस आने के बाद धीरे धीरे सब कुछ समझने भी लगोगे और मेरे निर्णय की दाद भी दोगे। हाँ, जब तक तुम्हारे निवास की उचित व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक तुम दोनों को यहाँ रहना होगा। अगर सुभदा बेटी इसके लिए तैयार ना हो तो तब तक वो मायके में रह सकती है। कहते हुए वर्मा जी ने सुभदा की तरफ नजर घुमाई। ऐसा ना कहिए पिताजी, मैं तो हमेशा आपके सानिध्य में रहना चाहती हूँ, मगर मैंने उस दुर्घटना के बाद बहु बेटियों के वांछित अधिकारों के लिए आवाज उठाने का संकल्प लिया है, जिसे पूरा करने के लिए अलग रहना ही होगा। लेकिन हम अपना बसेरा इस घर के आसपास ही बसाएंगे ताकि प्रेम, अपनापन, एक दूसरे का सहयोग और निकटता बनी रहे। मुझे तुम पर गर्व है बेटी, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। क्यों प्रभा जी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना?
वर्मा जी ने आंखें मूंदे कुर्सी से सिर टिका करके विचारों में खोई हुई प्रभा देवी को टोकते हुए प्रश्न किया। प्रभा देवी बातचीत सुनते सुनते प्रतिपल चेतन से अचेतन में पहुंच करके अपनी हम उम्र सखियों के साथ प्रातः भ्रमण पर जाते हुए चर्चा में व्यस्त हो जाती थी। इस क्षण भी उसका अपनी सखियों गीता, सुषमा और शांति के साथ वाद विवाद जारी था। उन तीनों सखियों में गीता बड़बोली थी। वो इधर उधर बातों के अलावा चुटकुल्लों से भी सुषमा और शांति का मनोरंजन करती रहती थी। एक पुत्र और एक पुत्री की मां गीता पुत्र के विवाह के बाद 2 बच्चों की दादी भी बन चुकी थी, लेकिन बेटी बेटे से 6 वर्ष छोटी थी और कॉलेज के अंतिम वर्ष में थी। बहू बेटा दोनों जॉब करते थे, अतः उनके दफ्तर और बेटी के कॉलेज जाने के बाद दोनों बच्चों को संभालने के साथ ही काम वाली से खाना बनवाने से लेकर के अन्य सभी कार्य अपनी देखरेख में करवाना उसी की जवाबदारी थी। सुषमा भी एक पुत्र और एक पुत्री की मां थी। उसके बेटे के विवाह को 1 वर्ष ही हुआ था और बेटी अभी 12वीं में ही पढ़ रही थी। बहू पढ़ी लिखी थी, लेकिन गृहस्थी संभालने के साथ नौकरी करना उसे पसंद नहीं था, अतः वो घर में ही अपने 2 बच्चों में व्यस्त रहते थे। इकलौते पुत्र की मां शांति एक लेखिका थी। पति की असमय मृत्यु हो जाने से बेटे के जॉब के कारण गांव छोड़ करके बेटे बहू के साथ ही रहने शहर चली आई थी। उनके विवाह के 2 वर्ष हुए थे और अब तक कोई संतान नहीं थी उनकी। चारों सखियों में एक समानता यह थी कि वे सुबह शीघ्र उठ करके अनिवार्य रूप से प्रातः भ्रमण के एक साथ निकलते थे और आधे घंटे तक अपनी अपनी गति के अनुसार घूमने के बाद हाँफती हुई इशारों में शाम को मिलने के वादे के साथ एक दूसरे से विदा लेकर के अपने अपने फ्लाइट की लिफ्ट पकड़ लेती थी। शाम के 7 बजे दिन भर की कवायद के बाद फिर वे वहीं बगीचे में एक साथ बैठ करके इधर उधर की चर्चा, जैसे हंसी मजाक, साथ ही 9 बजे तक मैं बिता करके रात्रि भोजन के लिए वापस चली जाती थी। ये 2 घंटे उनके अपने होते थे। गीता की बहू और बेटा ऑफिस से आ गए होते थे और सुषमा की बहू भोजन बनाने में व्यस्त हो जाती थी। प्रभा देवी भी शाम को भोजन जल्दी बना लेती थी। तीनों के पति देव भी अपने दोस्तों के साथ टहलने निकल जाते थे और शांति, जो अपने नाम के अनुरूप स्वभाव से भी शांत थी, वो बहू के होते हुए भी अपने सारे कार्य स्वयं करती थी और इस समय अपने लिए भोजन बना करके ही नीचे उतरती थी। एक तरफ से देखा जाए तो चारों अपने अपने परिवार के साथ संतुष्ट जीवन बिता रहे थे, मगर ऐसा नहीं था। जहां सास बहू एक ही छत के नीचे हों, वहां रसोई के बर्तन बिना बजे कैसे रह सकते हैं। तो प्रभा को छोड़ करके तीनों गाहे बगाहे अपनी अपनी शिकायत की पोटली खोल करके अपना अपना दुख दर्द साझा कर लेते थे। इन सखियों का साथ काफी पुराना था। प्रभा पहले तो उनकी इस चर्चा में विशेष रुचि नहीं दिखाते थे, लेकिन बेटे का रिश्ता तय होने के बाद वो उनकी बातें कान खोल करके सुनती और मन ही मन अपनी बहू के साथ बेहतर रिश्ता जोड़ने के विकल्प खोजती रहती थी। विवाह की तैयारियों की व्यस्तता के कारण वो काफी दिनों से शाम की चर्चा में शामिल नहीं हो सके थे, मगर तीनों सखियां गहरी मित्रता होने से प्रभात का विवाह होने तक उसकी सहायता के लिए और सभी कार्यक्रमों में शामिल होने घर पर ही आ जाया करती थी। आज उसे उन सब की कही सुनी बातें याद आ रही थी। गीता कह रही थी, भाई मैं तो अब सचमुच परेशान रहने लगी हूँ। एक तरफ तो अंकित के पिता मुझे दिन भर गदर भम्माली करते हुए देखभाल के लिए बात से खिन्न होने लगते हैं कि मैं अब उनसे विमुख होने लगी हूँ। अक्सर कहते हैं कि अगर रूपल बिटिया की जवाबदारी ना होती तो सब कुछ छोड़ करके शेष जीवन शांति से बिताने चले चलते हिमाचल की तराइयों में। बेटा बहू चाहे जैसे निर्वाह करें, पढ़ी लिखी कमाऊ पत्नी पा करके बेटा तो निढाल हो गया, मगर हमारा तो जैसे अस्तित्व ही समाप्त हो गया। विरोधी स्वर निकाले तो असभ्य कहलाए जाएंगे, मगर पहले यह सब सूझता कहाँ है। अब तो दिल जलता है तो जलने दे, आंसू ना बहा फरियाद ना कर वाली बात हो गई है। सुषमा भी कहाँ चुप रहने वाली थी, बोल पड़ी, गीता बहन केवल तुम ही इस चक्रवात में नहीं फंसी हो, हमारी स्थिति भी तुमसे बेहतर नहीं है। सुमन, मेरी बहू का नौकरी ना करना भी हमारी छाती पर मूंग दलने जैसा है। पूरी तरह काम वसूली के बावजूद रसोई अपने पसंद की और अपनी समय सुविधा के अनुसार ही बनाएगी। भला मिर्च मसालों और तेल में तर सब्जियां खाना क्या इस
उम्र में हमारे अनुकूल है। दाल बनेगी तो सिर्फ अरहर की, प्यार से साथ में कुछ इनके लिए बनाने को कह दूं तो जली कटी भी मुझे ही सुननी पड़े। बनाने लगूं तो अधिक खर्च होने का राग अलापने लगे। और यह सब मर्दों की पीठ पीछे ही होता है। सबके सामने तो जुबान पर चाशनी चिपकी रहती है। तुम बहन कष्ट झेल करके ही सही हो, खाना तो अपनी पसंद से ही सब बनवाती हो ना। एक शांति की ही शांति से जिंदगी कट रही है, मगर वो अकेली है। एक बार बुराई मोल ली, पर सुख से अपनी मन मर्जी का तो बनाती खाती और रहती हैं। कहते हुए सुषमा ने शांति पर नजरें टिका दी। सुषमा और गीता की बातें सुन करके शांति ने मुस्कुरा करके कहा, यह सच है बहनों, लेकिन मेरे हालात से तुम लोग वाकिफ नहीं हो। शायद तुम यह नहीं जानती कि मैं कमरे, कलम और कंप्यूटर से क्यों चिपकी रहती हूँ। मेरा शांत दिखने वाला चेहरा अंदर कितने तूफान समेटे हुए है, क्योंकि मैंने मन की बात तुम सबसे कभी साझा ही नहीं की। चुपचाप दर्द सीने में लगा करके जीती रही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यह मेरी अपनी पसंद है। अगर संन्यास ना अपनाया तो वानप्रस्थ ही मेरे लिए अंतिम विकल्प होगा, जो मैं नहीं चाहती। अतः सब कुछ खो देने से जो है वही बेहतर है। तुम सब भी अपनी अपनी पसंद में जीवन बिताने को स्वतंत्र हो। अपनी घरेलू मामलों में समाज की परवाह करने से तो यही हासिल होना है। आज की सास तो सुधर चुकी है, मगर उसके अच्छे होने का फायदा बहुएं बखूबी उठा रही हैं। प्रभा बहन, अब तुम भी हमारी कतार में शामिल होने वाली हो, अतः सोच समझ करके ही कदम उठाना। अब तो सास पर बहुएं ही हावी हो रही हैं। हमारी व्यथा की सुनवाई कहीं नहीं होगी, क्योंकि पुराने जमाने की सासुओं ने हमारे लिए इतने कांटे बो दिए हैं कि चुनते चुनते सदी ही गुजर जाएगी। अरे हमने तो अपनी सास के अत्याचार देख देख करके स्वयं से वादा किया था कि हम अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार हरगिज नहीं करेंगे, लेकिन यह तो मालूम ना था कि इतना सफर तय करते करते जमाना इतना बदल जाएगा कि सास वर्ग के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई ही शेष रहेगी। हाँ, कुछ पुराने ढर्रे की सासुएं आज भी बहुओं पर भारी पड़ती हैं, मगर उनका यह कृत्य उन्हें कहीं का नहीं छोड़ता। प्रभा अवचेतन में ही सखियों की बातों पर चिंतन में डूब गई थी। गीता नौकरी करने वाली बहू से संतुष्ट नहीं थी, सुषमा घर पर रहने वाली बहू से और शांति संन्यास ओढ़ करके भी संतुष्ट नहीं थी। वो अपने विवाह से पहले भी अपने आसपास के परिवारों में अलग अलग माहौल देख चुकी थी। उसने कहीं भी सास बहू को आपस में प्यार से रहते नहीं देखा। बुढ़ापे में सास या ससुर अकेले रह जाते तो बहुओं द्वारा और अधिक ही प्रताड़ित होते थे। सासुएं बेटे पर अधिकार खो देने के डर से और बहुएं पति पर एकाधिकार की चाहत से ही शायद एक दूसरे पर हावी होना चाहती होंगी। यानी बहुएं प्राचीन काल से ही ससुराल जाना मन से स्वीकार नहीं कर सकी। या तो पुरुष समाज ने ही स्वार्थवश परंपराओं, संस्कारों और फर्ज का मुलम्मा चढ़ा करके लड़कियों पर सारे नियम थोप दिए। आज अगर बेटियों की दबी हुई जुबान बुलंद हो रही है तो हमें यह परिवर्तन सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इससे सास बहू दोनों को स्वतंत्र जीवन जीने की सुविधा मिलेगी। बहू बेटों के गृहस्थी में उलझ करके बुजुर्ग अपना सुख चैन ही खो बैठते हैं। अचानक पति के टोकने से विचार मगन प्रभा देवी की बंद पलकें खुली और वो चेतन में आ करके बोल पड़ी, आपने उचित निर्णय लिया है जी, मैं आपके निर्णय से पूरी तरह सहमत और संतुष्ट हूँ। चाय नाश्ते के साथ ही चर्चा पर विराम लग गया और सभी अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त होने लगे। सुभी के अपने कमरे में जाते ही प्रभात उसे अपने बाहों के घेरे में कसते हुए पूछ लिया, सुभी डियर, यह पग फेरे के लिए मायके जाना क्या आवश्यक है? बिल्कुल जनाब, परंपराएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर होती हैं और विवाह पूर्व अथवा पश्चात संपन्न होने वाली सारी रस्में महत्वपूर्ण ही होती हैं। आपको कोई आपत्ति है? सुभी ने इठलाते हुए प्रति प्रश्न किया। बेशक मुझे आपत्ति है, और क्यों ना हो। अभी 4 दिन भी विवाह को नहीं हुए और तुम मायके चली जाओ, यह मुझे स्वीकार नहीं। जब तुमने विवाह बाद लड़कियों के ससुराल जाने वाली एक विशिष्ट अपनी पुरानी परंपरा के विरुद्ध जंग छेड़ने का आह्वान किया है, तो इस परंपरा का पालन किस लिए किया जा रहा है? क्यों नहीं नवविवाहित जोड़े को तुरंत अलग करने की इस दिल जलाने वाली परंपरा को भी
जलावतन कर दिया जाए। देखिए जी, ये परंपरा ही हमारे देश को एक विशिष्ट पहचान देती है। जैसे मैंने ससुराल आकर के विवाह के बाद होने वाली सारी रस्मों को विधिवत पालन किया है, वैसे ही यह पग फेरे की परंपरा दामाद को ससुराल बुला करके स्वागत सत्कार के साथ संबंध प्रगाढ़ करने के लिए निभाई जाती है। इन प्यारी परंपराओं से ही नवविवाहित जोड़े का जीवन सहर्ष बना रहता है, समझे। और फिर मैं कहाँ आपसे दूर जाना चाहती हूँ। रस्म तो 2 दिन में पूरी हो सकती है, आप जल्द ही लेने आ जाना, फिर हमारी छुट्टियां भी तो सीमित है ना। अब मुझे जाने की तैयारी करने दीजिए। कहते हुए सुभी ने प्रभात की बाहों से मुक्त होने का प्रयास किया। अगले दिन शनिवार को सुभदा के पिताजी वहां पहुंच गए। सुभी और प्रभात ने तो कार्यालय से 1 महीने की छुट्टियां ली हुई थी। सप्ताहांत आ जाने से वर्मा जी की छुट्टियां पूर्ण हुई होते हुए भी घर पर ही थे। सब ने मिलकर के सिन्हा जी का जोरदार स्वागत किया। सुभी भी बैठक में ही सबके साथ चर्चा में हिस्सा लेती रही। सब कुछ सामान और बेटी को प्रसन्न देख करके सिन्हा जी बहुत प्रसन्न हुए। चर्चा के दौरान सुभी के जॉब पर भी बातचीत हुई। सुभी ने बताया कि अभी तो उसने 1 महीने की छुट्टी ले रखी है, मगर उसका कार्यालय यहाँ से काफी दूर हो जाएगा। वो चाहती है कि उनका निवास ऐसे इलाके में हो जहाँ से प्रभात और उसके आने जाने की सुविधा के अलावा दोनों के परिवारों से भी निकटता बनी रहे। वर्मा जी कुछ विचार करके कहे, मेरी एक राय है बेटी, तुमने महिलाओं को जिस समस्या को सुलझाने का संकल्प लिया है, उसके लिए अगर तुम चाहो तो पारिवारिक अदालत में, जहां मेरी भी नियुक्ति है, काउंसलर के जॉब के लिए आवेदन दे सकती हो। स्नातक तो हो ही, बाकी आवश्यक ट्रेनिंग के अलावा कुछ विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। अभी तक महिलाओं की काउंसलिंग के लिए पुलिस महकमे से ही महिला पुलिस कर्मी को बुलाया जाता रहा है, मगर अब इस पद के लिए महिलाओं से आवेदन मांगे जा रहे हैं। तुम्हें मेरा पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन तो मिलेगा ही। आने जाने की समस्या भी नहीं आएगी, क्योंकि अदालत का रास्ता दोनों परिवारों के इलाकों से समान दूरी पर स्थित है। तुम अपना बसेरा कहीं भी बसा सकते हो। ससुर जी की बात से सुभी को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई, मगर उसने कहा कि वो इस मुद्दे पर अच्छी तरह विचार करके ही निर्णय लेना चाहेगी। वो दिन हर्षो उल्लास के साथ व्यतीत हो गया। रात में प्रभात के साथ भी उसकी नौकरी के विषय पर चर्चा होती रही। सुभी अपना कोई भी निर्णय प्रभात की राय और सहमति से ही लेना चाहती थी। उसका मानना था कि इस तरह पति पत्नी के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान और अपनेपन की भावना प्रबल होती है। प्रभात ने अपने पिता की सूझबूझ की दाद देते हुए सुभी को उनकी राय पर अमल करके आगे बढ़ाने की सहर्ष शुभकामनाएं दी। सुभी तो इतने परिष्कृत विचारों वाले परिवार से रिश्ता जुड़ने पर गर्व से फूली नहीं समा रही थी। उसकी शेष रात प्रभात की बाहों में अपना सुनहरा सफर करती रही। अगले दिन विदा होने से पहले उसने सास ससुर को प्रणाम करके ससुर जी से कहा कि उसने उनकी सलाह के मुताबिक नए जॉब के लिए मन बना लिया है और यहाँ से जाते ही अपने कार्यालय में इस्तीफा दे देगी। प्रभा देवी और वर्मा जी ने उसे अपना पूरा ध्यान रखने की हिदायत के साथ आशीर्वाद देकर के विदा किया। घर पहुंचने पर मां ने उसका पूर्ण हर्षो उल्लास से स्वागत किया और बाहों में भर करके बलाएं लेती रही। आज उसने सुभी की पसंद का ही खाना बनाया था। भोजन आदि से निवृत्त हो करके प्रतिभा देवी सुभी से ससुराल के सदस्यों के व्यवहार के बारे में पूछने लगी। सुभी ने प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ अच्छा होने की बात कही और अपनी सखियों को फोन लगा करके अपने आने की सूचना के साथ ही शाम की चाय पर आमंत्रित कर लिया। जब सुभी ने 2 दिन में ही वापस जाने की बात बताई तो मुंह लगी सखी चित्रा बोल पड़ी, ऐसा कैसे हो सकता है सुभी, हमें तो जीजू से मिलना है। जब दोनों की छुट्टियां भी हैं तो हम इतनी जल्दी थोड़े ही जाने देंगे। चित्रा के समर्थन में नीला, रश्मि और निशा भी सुर मिलाते हुए कहने लगी, हाँ हाँ हमें जीजू से तो मिलना ही है। सुभी बोली, ठीक है बाबा, प्रभात को आने तो दो, कल फिर से आ जाना यहाँ हल्ला करने। वो तो हम बिना बुलाए भी आ जाती। हमें चाची जी ने कल ही बताया कि तुमने किस शर्त पर विवाह किया है। अब जरा वहाँ के किस्से तो सुनाओ। जीजू ने सुन करके क्या प्रतिक्रिया दी? चित्रा ने उतावलेपन से पूछा।
अरे मेरे वकील ससुर जी के तर्कों के आगे तुम्हारे जीजू की क्या दाल गलती, उन्हें मानना ही पड़ा। और सासू माँ तो उनकी अर्धांगिनी होने पर गर्व जताते हुए उनके निर्णय का स्वागत की। इतराते हुए सुभी बोली, अब तो ऐसे ही हैं तुम्हारे, ससुराल के डर से मेरा तो विवाह करने का मन ही नहीं हो रहा है। उनकी बातों से उदास होते हुए नीला ने कहा, दुखी मत हो नीलो, मैंने तो इस कुप्रथा को कत्ल करने का सरेआम संकल्प लिया है और अब अपनी नौकरी छोड़ करके पारिवारिक न्यायालय में काउंसलर के पद पर के लिए अर्जी भेजनी है। यह निर्णय मैंने आदरणीय ससुर जी की सलाह देने पर लिया है, बस तुमको कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। मगर मेरी तो सगाई हो चुकी है, फिर ससुराल तो जाना ही पड़ेगा ना, नीला ने बुझे हुए स्वर में कहा। कोई बात नहीं नीलू, खुशी से अपना नया जीवन आरंभ करना, अगर कोई समस्या आए तो मेरे पास चली आना, सुभी ने उसका मनोबल बढ़ाते हुए कहा। देर तक सखियों की हंसी ठिठोली और छेड़छाड़ चलती रही। सुभी का दिन तो आसानी से व्यतीत हो गया, मगर रात में प्रभात उसके दिलो दिमाग पर छाने लगा। वो बड़ी बेसब्री से उसका फोन आने का इंतजार करती रही, मगर देर तक जब उसका फोन नहीं आया तो स्वयं कॉल करने के लिए नंबर लगाया। प्रभात ने फोन तुरंत उठा लिया और कहा कि वो उसके ही फोन आने का इंतजार कर रहा था, ताकि वो जी भर करके सबसे दिल खोल करके बातचीत कर सके। फिर आधी रात तक उनके बीच प्यार भरी अंतरंग बातचीत होती रही और कब आंख लग गई यह उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। 2 दिन बाद प्रभात उसे लेने भी आ गया। सास ससुर के अपार स्नेह और आदर सत्कार से वो बहुत प्रभावित हुआ। रात के एकांत में सुभी ने सखियों से हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा उसे सुनाते हुए बताया कि अगला दिन तो उन सब के लिए रिजर्व है, फिर 1-2 दिन घूमने फिरने में निकल जाएंगे, उसके बाद ही वापसी पर विचार करेंगे। सुभी की सहेलियों से मिलने की बात पर प्रभात को आत्मिक सुख मिला। सोचा कि सुभी सही कह रही है कि कुछ प्रथाएं इतनी प्यारी होती हैं कि उनसे पीछा छुड़ाने के बजाय गले लगाने का मन करता है। अगर पग फेरे की रस्म नहीं होती तो यह सुख नसीब ही ना होता। अगला दिन सुभी की सखियों से परिचय और चुहलबाजी में बीता। उसके बाद 2 दिन घूमने फिरने में बीत गए। चौथे दिन सास ससुर के आशीर्वाद स्वरूप मिले ढेर सारे उपहारों के साथ ससुराल की सुखद स्मृति सजोए प्रभात सुबदा के साथ घर वापसी के लिए निकल पड़ा। घर में प्रवेश करते ही एक अचंभे ने उनका स्वागत किया। वर्मा जी ने गोवा की 2 टिकटें होटल बुकिंग की डिटेल के कागजात के साथ प्रभात को सौंपते हुए कहा, बेटे अब कुछ दिन आराम से बाहर एकांत में बिता करके आओ, फिर छुट्टियां समाप्त होने पर तो जिंदगी के समर का सामना करना ही है। प्रभा देवी ने भी मुस्कुरा करके सुभद्रा को शीघ्र तैयारी करने की हिदायत दी। प्रभात और सुबदा उनको प्रणाम करके सहर्ष नए सफर की तैयारी में जुट गए। 1 सप्ताह तक वो प्रसन्न मन भावी जीवन की चुनौतियों पर चर्चा के साथ मधुचंद्र मनाते रहे। वापस जाते ही उन्हें अपने निवास की व्यवस्था जो करनी थी। 1 सप्ताह पूर्ण होने पर सुखद यादें और अपने साथ संजो करके वापस उन्होंने मुंबई प्रस्थान किया। सफर लंबा नहीं था। दोनों ने अपने अपने परिजनों को अपनी वापसी की सूचना दे दी थी, लेकिन विमान से उतर करके हवाई अड्डे के परिसर में पहुंचते ही उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि उन दोनों के पिताश्री उन्हें लेने के लिए पहुंच गए थे। उन्होंने इस बात की तो कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि वे स्वयं घर तक आने में सक्षम थे। यही नहीं, बाहर निकल करके उन्हें जब एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजी धजी कार में बैठने को कहा गया तो एक और अचंभे का सामना करते हुए प्रभात बोल पड़ा, पिताजी आप दोनों के साथ और यह नई गाड़ी, घर चल करके आराम से बातें करते हैं बेटे, गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए वर्मा जी ने कहा। घर का हाल चाल पूछते बतियाते वे घर भी पहुंच गए तो अंदर प्रवेश के साथ देखा कि सुभी की माँ भी वहीं मौजूद है। अब तो यह पहेली सुभी और प्रभात की समझ में नहीं आ रही थी। सुभी माँ से गले मिल करके उसे अपने कमरे में ले गई और प्रभात इधर उधर घर की गहमा गहमी देखने लगा तो वर्मा जी ने उसकी जिज्ञासा देख करके उन्हें फ्रेश हो करके बैठक में आने के लिए कहा दिया।
उधर सुभी माँ से पूछने लगी, यह अचानक आपका आना कैसे हुआ मम्मी? लेकिन माँ के कुछ बोलने से पहले ही उसके प्रश्न का उत्तर पीछे से आया। सुभी बेटी, तुम्हारे मम्मी पापा को हमने ही आमंत्रित किया है, जल्दी तैयार होकर के माँ के साथ बैठक में आ जाओ, वहीं पर कल के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। कल के लिए कार्यक्रम? फिर एक अचंभा। प्रभा देवी की बात सुनकर के सुभदा रोमांचित हो उठे। उसे यूं लग रहा था जैसे किसी जादुई संदूक से अचंभे एक के बाद एक निकाले जा रहे हों। सबके बैठक में एकत्रित होते ही चाय नाश्ते के साथ चर्चा शुरू हो गई। वर्मा जी ने प्रभात को संबोधित करके कहा, बेटे, यहाँ से नजदीकी इलाके में तुम दोनों की विदाई में उपहार स्वरूप देने के लिए 2 बेडरूम, हॉल, किचन वाला फ्लैट, फर्नीचर सहित और वो नई कार हम दोनों समधियों ने अपनी सामर्थ्य अनुसार मिल करके खरीदे हैं और रसोई के आवश्यक सामान भी जुटा लिए हैं। आगे तुम दोनों अपनी इच्छा अनुसार फेरबदल करते रहना। कल सुबह मुहूर्त के अनुसार हवन पूजन का कार्यक्रम भी तय हो चुका है। इस अवसर पर हमने कुछ विशेष गणमान्य मित्रों को आमंत्रित किया है। तुम दोनों भी किसी अपनी मित्र मंडली से जिसे बुलाना चाहो फोन पर सूचित कर सकते हो। तुम्हारी छुट्टियां समाप्त होने को हैं, अतः सब कुछ जल्दी ही करना पड़ा है। मगर पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? जब हम दोनों कमा रहे हैं तो आप दोनों को अपनी जमा पूंजी इस पर खर्च नहीं करनी चाहिए थी। हम धीरे धीरे सब संभाल ही लेते। प्रभात ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, देखो बेटा, तुम दोनों ही हमारी इकलौती संतान हो और हमारे बाद हमारी संपत्ति के वारिस भी हो। विवाह का खर्च, वस्त्र, आभूषण आदि भी हमने साझा ही किया था। हमने संतान के प्रति अपना फर्ज ही तो पूरा किया है ना। बच्चों से हम केवल यही अपेक्षा रखते हैं कि वे रिश्तों में मिठास, नजदीकी और अपनापन बनाए रखें और सुख दुख साझा करते रहें। निवास अलग हुए तो क्या हुआ, दिल अलग नहीं होने चाहिए। और हम जानते हैं कि नई पीढ़ी समझदार है, अपने संस्कार नहीं भूल सकती। तुम दोनों थके हुए हो, आज आराम कर लो, व्यवस्थाओं पर हमारी नजर रहेगी। अगले दिन घर गृहस्थी का सारा कार्यक्रम प्रसन्न वातावरण में संपन्न हो गया। वर्मा जी की जान पहचान उच्च वर्ग तक थे। कार्यक्रम में वकील, जज, राजनेता और विधायक आदि भी शामिल हुए। जहां वे सब उनके मुंह से नवविवाहित बेटे बहू को उसी शहर में अन्यंत्र एक साथ विदा करने के कारण का विस्तृत विवरण सुन करके उनके इस निर्णय की भूर भूर प्रशंसा करके दिल खोल करके इस पथ का अनुसरण करने का संकल्प कर रहे थे। वहीं प्रभात के युवा मित्र भी उसके सब्र के साथ पिता का साथ देने के कायल हो रहे थे। उसके एक युवा पत्रकार ने तो उससे अनुमति लेकर के सारे कार्यक्रम का वीडियो भी बना लिया और अगले दिन इस आदर्श परिवार की समूची दास्तान वीडियो सहित एक प्रसिद्ध अखबार की सुर्खियों में थी। अगले दिन सुभी के माँ पिता से फोन अथवा रेडियो कॉल पर संपर्क बनाए रखने का वादा लेकर के प्रभात और सुभी उनको अपनी कार में सम्मान पूर्वक घर तक पहुंचा करके नए चुनौतियों का सामना करने को नए घर आ गए। गृह प्रवेश के सबसे पहले प्रभात ने सुंदर सा नामपट पर शुभ प्रभात उकेर करके घर के मुख्य द्वार पर फिक्स करवा दिया और फिर जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर लाने के प्रयास में जुट गए। प्रभात ने कार्यालय जाना आरंभ कर दिया। वर्मा जी के प्रयास से सुभी का भी जिला कोर्ट में काउंसलर के जॉब का आवेदन स्वीकृत हो गया और वो भी अब नियमित कार्यालय जाने लगी। प्रभात और उसके कार्यालय जाने का समय एक होने से प्रभात कार से पहले उसे उसके कार्यस्थल पर छोड़ देता, फिर वापसी में भी साथ ले आता था। उसके पास अब पारिवारिक केस भी सुलझाने के लिए आने लगे थे। इसके साथ उसे 6 महीने तक ट्रेनिंग स्वरूप जिन पिछड़े इलाकों के ग्रामीण परिवेश में रहने वाले परिवारों से घरेलू हिंसा की शिकायतें दर्ज होती थी, उन इलाकों में शिकायतकर्ताओं के घरों में जा करके वहां के वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार समझाइश दे करके पुनः निरीक्षण के बाद परिणाम की फाइल बनाते रहना था और अंत में सभी मामलों की फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। दौरे के लिए उसे सरकारी गाड़ी ड्राइवर के अतिरिक्त सहायता के लिए एक महिला कांस्टेबल के भी साथ जाने की उसे सुविधा दी गई थी। इस तरह वो दौरे के नए दौर में ढलती चली गई। सप्ताह में कभी सुभी के माँ पिताजी तो कभी प्रभात के
आकर के उनकी हौसला अफजाई करते रहते थे ताकि दिलों से दिल जुड़े रहें। प्रभा देवी ने प्रभात की जवाबदारी से मुक्त होकर के अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए प्रातः भ्रमण का समय बढ़ा दिया था। साथ ही योग कक्षाओं में भी जाने लगी थी। उनकी सहेलियां भी उन्हें प्रसन्न और स्वस्थ देख करके उसकी आत्मनिर्भरता की प्रशंसा करने में पीछे नहीं रहती थी, बल्कि वे भी उनके समान बच्चों की गृहस्थी से आजाद होने की इच्छा जाहिर करने लगी थी। देखते ही देखते सुभी के 6 महीने किसी सर्प की तरह सरकाते हुए सरक गए। अब उसे अपने कार्य की फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। अलग अलग इलाकों का दौरा करते हुए उसे अच्छे बुरे तरह के अनुभव से दो चार होना पड़ा। कहीं सहयोग के स्वर होते तो कहीं विरोधी विचारों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन साथ में पुलिस वर्दीधारी महिला का कारण किसी अप्रिय स्थिति से नहीं गुजरना पड़ा। उसने परामर्श केंद्र में आ चुके लगभग सभी विचाराधीन केसों का निरीक्षण करके निष्कर्ष निकाला कि अगर सास अधेड़ और रौबदार हुई तो बहू पर हावी हो करके उसका जीना मुश्किल कर देती है। परिणाम स्वरूप बहू लड़ाई झगड़ा करके अलग हो करके ही मानती है। भला युवा और ऊर्जावान बहू यह अन्याय क्यों सहन करेगी? और जब आज उसे कानून अधिकार दिए हैं तो वो सीधे पुलिस स्टेशन या अदालत का ही रुख करती है। पति के दबाव के कारण उस समय तो परामर्श केंद्र में वो समझौता स्वीकार कर लेती है, मगर कुछ समय बाद ही इसका असर समाप्त होने लगता है। फलस्वरूप बेटे की दिमागी ऊर्जा अदालतों के चक्कर में और सच और झूठ का विश्लेषण करने में खर्च होने लगती है। इससे कमाई पर तो असर पड़ता ही है, घर भी उसे दुख का अंगार नजर आने लगता है और उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके विपरीत जहां अकेले और उम्रदराज सास ससुर अपनी संचित जमा पूंजी पुत्र को सौंप करके उन पर निर्भर हो गए हैं, वहां वे अपने ही घर में नर्क से बदतर स्थिति का सामना करने को मजबूर थे, क्योंकि घर की बात बाहर जाने से बेटे की बदनामी का डर बना रहता था। साथ ही उनके कारण होने वाले बेटे बहू के आपसी झगड़े और गृह कलह की स्थिति की संभावना से बचने के लिए वे अपना मुंह बंद रख करके जैसे तैसे अपनी उम्र काट रहे थे। बहुएं जब और जैसा चाहे रोटी का टुकड़ा परोस देती और पति के सामने इस तरह व्यवहार करती जैसे उन जैसी बहू कोई नहीं है। सुभी को रिपोर्ट के साथ अपने विचार और समस्या के समाधान पर भी अपनी राय लिखित रूप से देनी थी। उसने उस कॉलम में लिखा, प्राचीन काल में पुरुष प्रधान समाज ने औरत की किस्मत में अनगिनत काले अध्यायों के साथ नारी को नारी की ही गुलामी करने को यह अध्याय भी जोड़ दिया होगा, जिसे संस्कार और परंपरा का बाना पहना करके उसका परिपालन नारी के लिए अनिवार्य बना दिया गया। उस समय की अशिक्षित और पुरुषों पर पूर्ण रूप से आश्रित नारी तो बेमन से यह व्यवस्था स्वीकार करने को मजबूर थी। हालांकि मनमुटाव और अलगाव के स्वर भी साथ होते ही थे, मगर आज औरत की स्थिति काफी बदल चुकी है और उसे बहु रूप में औरत की ही गुलामी करने से स्वतंत्र करना ही होगा, ताकि भविष्य में औरत की स्वाधीनता का दुश्मन यह नर समाज यह ना कह सके कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। सुभदा और उसके ससुर वर्मा जी ने कार्यालय का परिसर एक ही होने से सुभदा अक्सर उनके केबिन में चर्चा और अपने कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत करके सलाह मशवरा के लिए जाती ही रहती थी। वो अपनी फाइनल रिपोर्ट भी उनको दिखाने उनके केबिन में पहुंची तो उनके एक विधायक मित्र की, जिनसे उसकी मुलाकात गृह प्रवेश के समय हो चुकी थी, वहां उपस्थित से आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि वहां केवल परामर्श हेतु कोर्ट से ही आते थे। फिर भी वे अपनी फाइल वहां टेबल पर रख करके वापस बाहर जाने लगी तो वर्मा जी ने उसे बुला करके कहा, बेटी, कमलकांत जी मुझसे मित्रवत हैं, मुझसे अपनी समस्या विमर्श के लिए आए हैं। इनसे संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। इनके बेटे का विवाह तय हो चुका है और ये अपने बेटे बहू के लिए विवाह बाद पृथक रहने की व्यवस्था करना चाहते हैं, मगर भाभी जी की जिद के कारण परेशान हैं। वर्मा जी की बात सुन करके सुभद्रा कुर्सी खींच करके वहीं बैठ गई और अपनी फाइल वर्मा जी के आगे करके कहा, पिताजी, मेरी ट्रेनिंग का कार्यालय समाप्त हो चुका है। यह मेरे दौरों की फाइनल रिपोर्ट है।
वर्मा जी ने फाइल खोल करके पन्ने पलटे और पढ़ते पढ़ते उनके मुख मुद्रा गंभीर होते गए। फिर उन्होंने सुभी के विचारों वाले कॉलम को पेंसिल से हाईलाइट करके कमलकांत जी को पढ़ने का आग्रह किया। कमलकांत जी पढ़ करके विचाराधीन मुद्रा में आ गए। फिर कुछ सोच करके बोले, मुझे लगता है यह समस्या इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है। अब तो नया कानून ही इसका एकमात्र हल हो सकता है। विधानसभा के आगामी चुनाव नजदीक ही हैं। अगर सुभी बेटी हमारे दल में शामिल हो जाए तो मैं भी विधायक पद के लिए उसे टिकट दिला सकता हूं। ऐसी ऊर्जावान और प्रतिभाशाली महिला हमारे दल में कोई नहीं है। मुझे विश्वास है कि उस मुद्दे पर चुनाव लड़ने से ये पूर्ण बहुमत से विजयी हो सकती है। मैं आपके विचारों का दिल से सम्मान करती हूं अंकल जी। मैं औरत को रूढ़ियों के दलदल से बाहर निकालना तो चाहती हूं, मगर इसके लिए राजनीति के दलदल में फंसना मुझे स्वीकार नहीं है। हाँ, मैं आपकी पार्टी के समर्थन में प्रचार कार्यभार संभाल सकती हूँ। मैं अपने इस पद पर रहते हुए भी जन सेवा हित अपना सफर जारी रखूंगी। सुभी ने वर्मा जी की सवाली निगाहों अपनी ओर उठी देख करके स्वयं ही नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मगर बेटी, राजनीति सबके लिए दलदल नहीं होती है और सभी पदाधिकारी धन लोलुप नहीं होते हैं। यहाँ सच्चे और ईमानदार जन सेवक भी मौजूद हैं, लेकिन अधिकार मिलने से कर्म की राहें आसान अवश्य हो जाती हैं। समाज को बदलना आसान काम नहीं है। चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, मगर तुम्हारा उद्देश्य जन सेवा होने से पद का सदुपयोग होगा और तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन तुम्हें मिलता रहेगा। एक बार मेरी बात पर आराम से विचार अवश्य करना। कमलकांत जी ने उठ करके जाने का उपक्रम करते हुए कहा। उनके जाते ही वर्मा जी ने सुभद्रा से कहा, बेटी, कमलकांत जी नेक इंसान हैं। मैं इन्हें लंबे समय से जानता हूं। उनका प्रस्ताव तुम्हारी बेहतरीन के लिए है। पद और नाम के अलावा काम भी आसान होता जाएगा। आगे मन ना करे तो यह क्षेत्र छोड़ा भी जा सकता है। फिर भी तुम प्रभात से मशवरा करके अपना निर्णय ले सकती हो। ठीक है पिताजी, अगर आप भी यही चाहते हैं तो मैं आज ही प्रभात से इस बारे में मशवरा करूंगी। शाम को प्रभात उसे लेने आया तो रास्ते में ही उसने बताया कि उसे कंपनी की तरफ से एक सप्ताह के दौरे पर दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो भी अकेली न रह करके अपने मायके अथवा ससुराल में रह करके भी कार्यालय आना जाना कर सकती है। उसी रात सुभी ने भी कार्यालय में हुई चर्चा विचार से प्रभात के साथ साझा करके इस बारे में उसका विचार जानना चाहा। प्रभात ने कहा, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है सुभी डियर। तुम्हारा जो भी निर्णय होगा मुझे स्वीकार है। बस पद मिलते ही अपने दिलबर से दूरी मत बना लेना, उसे बाहों में कसते हुए प्रभात ने कहा। और अगली सुबह का सूरज सुभी के लिए पुनः एक नए दौर के शुभारंभ के साथ उदित होकर के आया। उसने अपना पदभार पूरी तरह ग्रहण करने से पहले ही त्यागने और फिर नए नए दौरों में ढलने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया। 2 दिन बाद प्रभात के मुंबई से बाहर जाने पर सुभी ने कुछ दिन ससुराल होते हुए कुछ दिन मायके में बिताने का विचार किया। प्रवास पर जाने से पहले प्रभात को मम्मी पापा से मिलने जाना ही था, अतः उसने अपनी भी जाने की तैयारी कर ली। अभी वहां रहते हुए 2 दिन ही हुए थे कि अचानक उसकी प्रिय सखी चित्रा का फोन आ गया। वो शिकायत भरे लहजे में बोली, ऐसी भी क्या व्यस्तता, सुभी की सहेलियों से भी दूरी बना ली। अरे यार, सचमुच बहुत व्यस्त थी, मगर अब कुछ दिन आराम से बिताने मायके ही आ रही हूँ। ढेर सारी बातें और साथ में घूमना खाना भी होगा। प्रभात जी को कंपनी की तरफ से 1 सप्ताह के लिए मुंबई से बाहर दौरे पर भेजा गया है। मैं अभी ससुराल में हूँ। फिर जीजू वापस कब आएंगे? मेरा अचानक विवाह तय हो गया है और अगले सप्ताह में ही लगन का मुहूर्त है। अच्छा, तो इसलिए मेरी अचानक याद आई है? सुभी ने हंसते हुए कहा, नहीं डियर, ऐसा नहीं है। यादों तो मन के कोने में कुंडली मार करके बैठी रहती हैं, बस समय ही फिसलता जाता है। मैं भी इन दिनों बहुत व्यस्त रही, बहुत से बदलाव भी आए हैं, पर विवाह अचानक कैसे तय हुआ? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी थी ना? कैरियर का क्या हुआ? क्या कोई जॉब कर रही हो? और दूल्हे का शुभ नाम क्या है? काम धाम कुछ तो बताओ। निमंत्रण पत्र भी नहीं छपवाए क्या? निमंत्रण पत्र छप गए हैं सुभी, भेज भी दिए हैं सबको, मगर तुम जब तक आ नहीं जाती तुम्हारे लिए सब कुछ सरप्राइज ही है। यानी मुझसे कुछ छिपाया जा रहा है? क्यों? मैं तुम्हें सामने ही
सब बताना चाहती हूँ डियर, कुछ विशेष कारण है इसलिए। अब तो मुझे भी चैन नहीं आएगा। मैं कल ही सास ससुर जी से अनुमति लेकर के आ जाती हूँ। प्रभात जी अगर आ गए तो उन्हें भी बुला लेंगे, तो मजा आ जाएगा यार, मुझे इंतजार रहेगा। अगले दिन ही सुभी अपनी ही कार से मायके पहुंच गई। चूंकि दूरी अधिक नहीं थी तो अकेले जाने में कोई समस्या भी नहीं थी, ना ही सास ससुर को कोई ऐतराज था। वो शीघ्र ही चित्रा से मिलने के लिए उत्सुक थे। उसकी मम्मी ने बताया कि उन्हें और सिन्हा जी को भी 2 दिन के लिए बुलाया गया है। सुभी ने तुरंत पूछा, फिर तो मम्मी आपको निमंत्रण पत्र आया होगा, मुझे दिखाओ जरा। हाँ आया तो था, मगर काम वाली ने सफाई करके जाने कहाँ रख दिया है। वो भी 2 दिन की छुट्टी पर है, आ जाए तो पूछ लेंगे मुझसे। अब ये छोटे छोटे काम नहीं होते हैं बेटी। कोई बात नहीं मम्मी, मैं चित्रा से आज ही मिलने चली जाती हूँ, सब मालूम हो जाएगा। वो मुझे अचंभित करना चाहती है तो यही सही। सुभी ने पूरा दिन मम्मी पापा के साथ बिताया। फिर फोन करके चित्रा को अपने आने की सूचना दी तो चित्रा ने कहा, सुभी मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ, यहाँ सब मेहमान हैं, मुझे तुमसे एकांत में बात करनी है। ठीक है बहना, मैं इंतजार कर रही हूँ। सुभी को अब यह एक उलझी हुई पहेली लगने लगी थी और उसकी उत्सुकता अब चरम पर पहुंच गई थी। लगभग 10 मिनट बाद ही चित्रा सामने थी। सुभी उसे अपने ही कमरे में ले गई और माँ से चाय बनाने का अनुरोध किया। तो प्लीज बता ही दो, कौन है वो खुशनसीब जिसने मेरी सखी को इतना हैरान किया है। सुभी, मेरा विवाह सुमेर से हो रहा है, वही लीना का पूर्व पति, और उसकी मौत का भी कुछ हद तक जिम्मेदार सुमेर। यह तुम क्या कह रही हो चित्रा? तुम ऐसे नराधम से विवाह करोगी? मगर क्यों? क्या उसे उसकी करतूत की कोई सजा नहीं मिली? फिर कम से कम तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। क्या लीना की मौत तुम्हारे लिए कोई छोटी मोटी दुर्घटना ही थी या पहले से कुछ? बस करो सुभी प्लीज, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। उसके मुंह पर हाथ रख करके चित्रा बोलते हुए रो पड़ी। रो मत बहन, मेरा दिल इतना कमजोर नहीं है, इतना सब्र तो मैं कर सकती हूँ। बोलो आखिर क्या व्यवस्था थी तुम्हारी? तुम तो जानती हो सुभी कि मैंने मनोविज्ञान में डिप्लोमा कोर्स किया था। प्रतियोगी परीक्षा में मैंने अच्छे अंकों से पास कर लिए थे। इंटरव्यू के बाद मुझे सरकारी अस्पताल में मनोरोग विशेषज्ञ के तौर पर 6 माह पहले ही नौकरी मिल गई थी। एक दिन मेरे विभाग में अचानक सुमेर अपनी माँ के साथ उपस्थित हुआ। वो मुझे पहचान नहीं सके, मगर मैं लीना की शादी में उसे अच्छी तरह देख चुकी थी, अतः तुरंत पहचान गई। मेरे मन में उसे देखते ही घृणा के भाव उत्पन्न हुए, मगर शीघ्र ही सामान्य होना पड़ा, क्योंकि उस समय मैं केवल एक डॉक्टर थी। फिर उसने भावों को एकदम छिपा करके अपनी आवाज को सामान्य रखते हुए उससे पूछा, कहिए महोदय, आपकी क्या समस्या है? मैं अपनी माँ के लिए बहुत परेशान हूँ डॉक्टर। कुछ महीने पूर्व घटी एक दुर्घटना से इन्हें मानसिक आघात पहुंचा है। उसके बाद इनकी दशा लगातार बिगड़ती ही जा रही है। सुमेर बोले, कृपया आप दुर्घटना के बारे में विस्तार से सुनाइए, तभी मैं समस्या की जड़ तक पहुंच सकूंगी। मैंने कहा, मेरी शादी लगभग 3.5 वर्ष पूर्व मुंबई की ही लीना नामक लड़की से हुई थी। वह प्रेम विवाह था। विवाह के 3 साल बाद ही मेरी गर्भवती पत्नी ने घरेलू कलह से परेशान होकर के आत्महत्या कर ली। उसके माता पिता ने हमारे खिलाफ उसे प्रताड़ित करने की रिपोर्ट पारिवारिक न्यायालय में लिखवा दी। उसी न्यायालय में पदस्थ वकील अभिजीत शर्मा जी ने ही लीना की सास द्वारा प्रताड़ित करने की रिपोर्ट पर लीना और मेरी मां को समझाइश दे करके 2 बार वापस भेजा था। लीना ने मुझसे अलग गृहस्थी बसाने के लिए कहा था, मगर मैं मां को अकेली कैसे छोड़ देता, अतः उसको हर बार समझौता करने को कह देता था। मगर इसका परिणाम इतना भयानक होगा, मैंने यह कभी नहीं सोचा था। इस केस की पैरवी भी वर्मा जी को ही करनी थी। उन्होंने इस दुर्घटना के लिए पूरा दोष न्यायालय के नियमों को कमजोर बता करके स्वयं पर ले लिया था, लेकिन उन्होंने चूंकि न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया था, अतः कोई गवाह या सबूत न मिलने पर हमें दोष मुक्त करार दे करके छोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद मम्मी और मैं स्वयं को कभी माफ नहीं कर पाए। मम्मी को सोते जागते लीना के डरावने सपने आने लगे। उनकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी, खाना पीना छूट गया। वे एक ही
बात कहती कि मेरी बहू मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। लोगों ने हमसे मिलना जुलना छोड़ दिया, माँ का पार्लर बंद हो गया। वे बस अकेली बिलाप करती रहती हैं कि मुझे सजा दो, मैं बहू की हत्यारन हूँ। मैंने वो फ्लैट ही बेच दिया और एक दूरस्थ सोसाइटी में रहने लगे। माँ को अनेक डॉक्टर को दिखाने के बावजूद कोई लाभ नहीं हुआ। मैं पूरी तरह निराश हो चुका था। फिर एक मित्र ने आपसे मिलने की सलाह दी। आपकी प्रशंसा सुन करके बड़ी दूर से उम्मीद लेकर के आपके पास आया हूँ। प्लीज डॉक्टर, किसी तरह मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। कहते हुए सुमेर ने हाथ जोड़ दिए। मिस्टर सुमेर, मैं अपनी तरफ से पूरी प्रयास करूंगी, लेकिन लंबा समय लग सकता है, अतः आप इन्हें यहीं भर्ती करवा दीजिए, मैंने कहा। उसके बाद लगातार उपचार और समझाइश द्वारा अथक प्रयास करने के बावजूद वे सामान्य अवस्था में नहीं आ सकी और 1 महीने बाद अस्पताल में ही वे स्वर्ग सिधार गई। इस बीच मुझे सुमेर की दुर्दशा देख करके उनसे सहानुभूति होने लगी, क्योंकि वो पश्चाताप की पीड़ा से गुजर रहे थे। माँ की मृत्यु से वे और टूट गए और उसके शव से लिपट करके बिछप्त जैसा व्यवहार करने लगे। उनकी यह दशा देख करके उनकी मां का अंतिम संस्कार अस्पताल द्वारा करवा करके उसे वहीं अस्पताल में ही भर्ती कर लिया गया। यह केस मेरे हाथ में था। उपचार के दौरान एक बार उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, तुम कहाँ चली गई थी लीना? अब तो मुझे छोड़ करके नहीं जाओगी ना? और फफक करके रो पड़े। मैं समझ गई कि दोहरे सदमे के कारण वे अपनी याददाश्त खो चुके हैं। मैं उन्हें समझाइश द्वारा विश्वास दिलाने और दवा खिलाने का प्रयास करती कि मैं लीना नहीं हूँ, तो वो रो करके कहते, मेरा विश्वास करो लीना, मैं तुम्हारे लिए नया घर बनवाऊंगा जहाँ केवल हम दोनों ही होंगे। अब मुझे लगा कि इन्हें ठीक करना है तो मुझे लीना की भूमिका निभानी होगी और इस तरीके से वो ठीक भी होते गए। पूर्ण स्वस्थ होने पर मैंने उन्हें दूसरा विवाह करके गृहस्थी बसाने के लिए कहा तो वे बोले, नहीं डॉक्टर, अब मेरा मन दुनिया से भर चुका है और अब मैं भला कौन सी लड़की इस पापी को अपनाएगी। आप प्रयास तो कीजिए सुमेर जी, आत्महत्या की बात सोच करके एक दूसरा पाप अपने सिर पर मत लीजिए। क्या आप मुझसे शादी कर सकती हैं? मेरी बात सुनकर के वे अचानक बोल पड़े। सच कहूं सुभी, उनके उपचार के दौरान उनके स्पर्श से मेरे मन में भी उनके लिए एक प्रेममय कोमल कोना बन चुका था। मैंने तुरंत हाँ कह दिया और परिणाम तुम्हारे सामने है। कहते कहते चित्रा की आंखें नम होने लगी। सुभदा ने तुरंत उसे गले लगाते हुए उसकी आंखें पोंछी और बोली, चित्रा मेरी बहन, शुभ अवसर पर रोना ठीक नहीं है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। चित्रा का विवाह सानंद संपन्न हो गया। प्रभात को 1 सप्ताह और वहीं रहना था, अतः वो विवाह समारोह में शामिल नहीं हो सके। इस बीच सुभी लीना के माता पिता से मिल करके उन्हें सांत्वना दे करके आई। कुछ दिन और मिलने से उसने अपनी सहेलियों को अपने विगत 6 महीने के क्रियाकलापों से अवगत करवाया और लक्ष्य प्राप्ति के लिए राजनीति में उतरने की बात की। तो उन्होंने भी प्रसन्नचित्त सुभी के लिए इस नेक अभियान में शामिल हो करके प्रचार कार्य में साथ देने का वादा किया। प्रवास से वापसी पर प्रभात उसे लेने आ गया। घर पहुंचते ही उसे राजनीतिक मंच पर पग जमा करके अपने कर्म क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ना था। राजनीति के गा से भी परिचित नहीं थी। वो कमलकांत जी के दल में शामिल तो हो गई, मगर मन ही मन एक सिपाही के पहली बार मोर्चे पर जाने जैसी स्थिति से गुजर रही थी। पहली बार चुनावी बैठक में जाने पर कमलकांत जी ने उसके अभियान की जानकारी के साथ सबसे परिचय करवाया। सुभी को उस नए माहौल में कुछ अनमनी देख करके उन्होंने उसे प्रोत्साहित करते हुए टिकट दिलवाने की जिम्मेदारी स्वयं पर लेकर के चुनाव पूर्व के सारे कार्य अपने दल के पुराने अनुभवी और ईमानदार कार्यकर्ताओं को सौंपने की बात कही। उसे केवल उनके सहयोग से प्रचार कार्य संभालना था। चुनाव में 3 महीने ही शेष थे, अतः अभी से युद्ध स्तर पर तैयारियां आरंभ कर दी गई। सुभी से मुख्य मुद्दे के सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए उसके जन समुदाय को संबोधित करने के लिए भाषण का कच्चा मसौदा तैयार करने को कहा गया। सुभी ने कहानी में वर्णित अपने सारे विचार भाषण में शामिल किए। उसके आधार पर दल के विशेषज्ञों को उस पर कार्य करने को कहा गया। पूरा भाषण तैयार होने पर उससे बोलने का अभ्यास दिलवाया गया। प्रचार अभियान पर उसे दल के
महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं के साथ विशिष्ट स्थानों पर जन समुदाय को संबोधित करने के लिए भेजा जाने लगा। जनसंपर्क के दौरान दल के चुनाव चिन्ह के साथ मुख्य मुद्दे को सुर्खियों में रख करके पर्चे बांटे गए। सुभी जहां भी जाती उसे अपार जन समूह जुटने लगता। उसे जन जन का विशेषकर बहु बेटियों का अपार स्नेह और समर्थन मिलने लगा। जहां भी चुनावी जुलूस निकलता जाता तो बहु बेटियां और वरिष्ठ जनों का विशाल समुदाय साथ हो लेता था। परिणाम स्वरूप चुनाव संपन्न होने पर सुभी अपने क्षेत्र से बहुमत से विजयी हो करके विधायक के पद पर विधानसभा में पहुंच गई। अब उसे धीरे धीरे कमलकांत जी के मार्गदर्शन में विधानसभा के नियम कायदे चर्चा बहस आज समझ करके आगे बढ़ना था। पद मिलते ही उसे सम्मान भी मिलने लगा। एक अरसे बाद वो समय भी आ गया जब नया कानून बनवाने के लिए विधेयक तैयार करके सदन में प्रस्तुत करना था। सुभी केवल कमलकांत जी के निर्देशन में हर कार्य को अंजाम देती रही। प्रश्नोत्तर काल के लिए भी उसे कमलकांत जी के संभावित प्रश्नों के उत्तर तैयार करके उन्हें दिमाग में बैठाने को कहा। सुभी अब निडर हो चली थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट और घबराहट के हर तरह के वाद विवाद चर्चा बहस में हिस्सा लिया। धीरे धीरे विरोधी स्वयं भी उसके पक्ष में होते गए। सुभी को विश्वास था कि युग बदलने के बाद भी अब तक चाहे महिलाओं की विवाह बाद पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कोई युग पुरुष अवतरित नहीं हुआ हो, मगर वरिष्ठ विधायक कमलकांत जी, ससुर अभिजीत वर्मा जी और पति प्रभात जैसे महामानवों के योगदान के बिना उसका आगे बढ़ना इतना आसान नहीं था। सुभी का देखा हुआ सपना साकार होने में कितना समय लगेगा या और कितनी समस्याएं उत्पन्न होगी यह तो नहीं जानता, मगर उसे इतना विश्वास है कि वो इस युग के इतिहास में नया अध्याय जोड़ करके महिला शक्ति की मिसाल कायम करने में अवश्य सफल होगी। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।